Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 2 political science. The name of the chapter is Cold War. Yesterday in my lecture I have told you different power block, USSR, US, Cuban Missile Crisis. This chapter is run from NCERT book. Now my next topic is the emergence of two power blocks. पहले भी मैंने आपको बताया जो टू सुपर पावर ब्लॉक्स थी यूएसएसआर एंड यूएस, उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन टू अलायंस सिस्टम, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस. वेस्टर्न अलायंस इज related with the US and Eastern Alliance is related with the USSR. State was supposed to remain tied to its protective superpowers to limit the influence of other superpower and its allies. Smaller state जो थी अलायंस में, उन्होंने खुद को अपने पर्पस के लिए इन सुपर पावर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको प्रॉमिस मिला था इन सुपर पावर ब्लॉक से कि वो उनकी हेल्प करेंगी वेपन्स, इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स. ठीक है, उनके साथ जो भी आसपास उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी. मोस्टली जो रीजनल नेबर्स थे विद इन हुम दे हैड राइवलरीज, जिनके साथ उनको डर लग रहा था, उनसे प्रोटेक्शन का आइडिया मिल गया. अलायंस सिस्टम ने टू सुपर पावर्स को सामने लेके आए. देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स. ठीक है, इस डिवीजन के कारण ये हुआ, फर्स्ट इन यूरोप में ये हुआ था. बहुत सारी जो ईस्ट वेस्टर्न यूरोप साइडेड थी वो यूएस के साथ हो गई और ईस्टर्न यूरोप ने ज्वाइन करा सोवियत कैंप को. ठीक है, दैट इज वाई दीज वर आल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ये देखो, इसमें मैप में बताया गया है नाटो मेंबर्स, वर्सा पैक्ट, कुछ ट्रीटीज है जो मैं आगे आपको बताऊंगी. ये कोल्ड वार का मैप है. स्टूडेंट्स, मैप भी आपको एग्जाम में आ सकता है. उनमें ये बताया जाएगा कि जो वर्ल्ड के मैप में टू सुपर पावर्स या वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंसेस को फिल करो. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक में क्लियरली मेंशन किया हुआ है मैप. नेक्स्ट है, जो वेस्टर्न अलायंसेस थी वो फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो का नाम दिया गया है. ये एग्जिस्टेंस में आई इन अप्रैल 1949. ठीक है, इसमें 12 स्टेट थी जो इसकी एसोसिएशन थी. उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी आर्म अटैक करेगा किसी भी एक स्टेट पर, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वो ये समझा जाएगा कि वो सब पर अटैक कर रहा है. हर स्टेट जो थी उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में सोचा. ईस्टर्न अलायंस ने एक वर्सा पैक्ट को साइन किया, वो सोवियत यूनियन के अंडर आता है. ये 1955 में बनाया गया. इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शन था वो था जो नाटोज की फोर्सेस हैं यूरोप में उनको काउंटर करना. जो इंटरनेशनल अलायंसेस थी कोल्ड वार के कारण बनी, वो जो भी सुपर पावर की रिक्वायरमेंट्स थी कैलकुलेशन स्मॉलर स्टेट के कारण ही पूरी कर रही थी. अगर हम ऊपर की बात देखें, यूरोप जो था एरिना ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपर पावर्स, ये सामने आया. कुछ केसेस में सुपर पावर ने अपनी मिलिट्री पावर को इन रिस्पेक्टिव अलायंस के लिए यूज करना शुरू कर दिया. सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप ये एक एग्जाम्पल है. सोवियत यूनियन ने अपने ईस्टर्न यूरोप पर इन्फ्लुएंस डाला, backed by the very large presence of armies in the country of region. ठीक है, और ये इंश्योर किया हाफ जो है यूरोप वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर रहेगा. ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट. उन्होंने एक अलायंस सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया गया सीटो, SEATO, जिसका मतलब है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. और एक बनाया सेंटो,
सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। बेटा एग्जाम में ये वन वर्ड के क्वेश्चंस भी आते होते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीटो, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नाटो, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सेंटो। अब जो सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट चाइना, उन्होंने रीजनल कंट्री के साथ अपने क्लोज रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, जैसे नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। इस तरह से कोल्ड वार एक ऐसा डर था जिसने पूरे वर्ल्ड को दो अलायंसेस में डिवाइड कर दिया। इन सर्कमस्टांसेस में बहुत सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जिनको अपनी इंडिपेंडेंस कॉलोनियल पावर से मिली थी, सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस, वो इसलिए वरीड हो गए कि अब जो भी उनको हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि जो सुपर पावर थी सच एज ब्रिटेन, सुपर पावर के थी यूएसएसआर एंड यूएस, उसके डर के कारण जिनको न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री थी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, वो वरी हो गई कि जैसे ही उनको इंडिपेंडेंस मिली है कॉलोनाइज से, वो फ्रीडम फिर उनकी चली जाएगी। ठीक है। क्रैक्स, स्पेल्स विद इन द अलायंसेस वर क्विक टू अपीयर। कम्युनिस्ट चाइना ने यूएसएसआर के साथ क्वल करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द लेट 1950, 1969। इससे क्या था, एक वॉर चली जो था टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर। कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई, जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम। इससे क्या हुआ कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, वो ये फैसला किया गया कि वो इनमें किसी भी पावरफुल कंट्री के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, बस दूर बैठकर उनको देखेंगी। यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर नीडेड एनी allies at all? After all, with their nuclear weapons, regular armies, they were so powerful। ठीक है। और कंबाइन हो गई पावर जो है स्मॉलर स्टेट के साथ एशिया और अफ्रीका में। यूरोप में भी ये सुपर पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी। कुछ स्मॉलर स्टेट थी जो हेल्पफुल थी सुपर पावर्स के लिए, ताकि वो आगे भी अपना गेन करते जाएं। किसके कारण? पहला, वाइटर रिसोर्सेज जैसे ऑयल एंड मिनरल्स, टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर जो है लॉन्च कर सकती हैं अपने वेपन्स एंड ट्रूप, लोकेशन जहां पर वो अपने स्पाई ईच अदर को एक सप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक सपोर्ट, बहुत सारी स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। ठीक है। दे वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन। लॉयल्टी अलाइज ने ये सजेस्ट किया कि सुपर पावर विन कर सकती हैं आइडियाज एज वेल एज द लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये चीज़ें नहीं आएंगी, इनके ऊपर डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म आ सकती है। अब एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार कहाँ से? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, जो हमने चैप्टर के बिगन में स्टार्ट किया था, वन ऑफ द सेवरल क्राइसिस दैट अकर ड्यूरिंग कोल्ड वार। कोल्ड वार ने बहुत सारे शूटिंग वॉर्स भी चलाई, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दीज क्राइसिस एंड वॉर जो है, इन्होंने कोई भी वर्ल्ड वार नहीं शुरू की। टू सुपर पावर्स जो थी poised for distinct confrontations in कोरिया, ये थी 1950 से 53, बर्लिन 1958 से 62, कॉन्गो अर्ली 1960, बहुत सारे दूसरे प्लेसेस में भी हुई। क्राइसिस जो थे डिपेंड करते थे एज नाइदर ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व वाज विलिंग टू बैक डाउन। अगर हम एरिनाज की बात करते हैं कोल्ड वार के दौरान, वी रेफर देयरफॉर टू एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वार अक्कर्ड और थ्रेटन टू अक्कर बिटवीन द अलायंसेस सिस्टम, लेकिन did not cross certain limits. Great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam, Afghanistan. जो वर्ल्ड था उसने न्यूक्लियर वार, ग्लोबल हॉस्टिलिटीज ये स्प्रेड कर दी। कुछ केसेस में जो ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स थे उन्होंने रिपोर्ट की। बहुत सारे केसेस में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन थी सुपर पावर के बीच में आ गई, वो सस्टेन नहीं कर सकी और उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग को कंट्रीब्यूट कर दिया। समटाइम्स कुछ कंट्री जो होती हैं आउटसाइड टू ब्लॉक्स के, फॉर एग्जांपल नॉन अलाइंड कंट्री, वो कोल्ड वार कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने में एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं। अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस, जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की, जिसको कहते हैं वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ नैम। ठीक है, उन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया mediating between two Koreas. In Congo crisis, UN Secretary General played a key mediatory role and large role played by him. It was a realization on a superpower part
वार बाय ऑल मीन्स शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। मेड दैम एक्सरसाइज रिस्ट्रेंड एंड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली इन इंटरनेशनल अफेयर्स। कोल्ड वार जो थी वो रोल्ड हो गई फ्रॉम वन एरिना टू अनदर, और लॉजिक था तो रिस्टेन का वो बढ़ता गया। कोल्ड वार ने राइवलरीज को दो अलायंसेस के बीच में एलिमिनेट नहीं किया। म्यूचुअल सस्पेंशंस लेड देम टू आर्म देमसेल्फ टू द टीथ एंड कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर वार। ह्यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स जो थे उनको नेसेसरी समझा गया ताकि जो भी लड़ाई शुरू हो उसको बचाया जा सके। दोनों साइड जो थी वो अंडरस्टूड कर रही थी कि जो वार है माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेंट। आइदर साइड माइट मैस्कुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन पोजेशन ऑफ अदर साइड। दे माइट मिसअंडरस्टैंड इंटेंशंस ऑफ अदर साइड। What if there was a nuclear accident? What would happen if someone fired off a nuclear weapon by mistake, or if a soldier mischievously shot off a weapon? Deliberately to start a war. इसका मतलब तो यही होगा, अगर किसी के साथ गलती से ये चीजें हो जाएं तो वार स्टार्ट हो जाएगी। What if an accident occur with a nuclear weapon? How would the leaders of that country know was an accident and not an act of sabotage by the enemy, or that a missile had not landed from the other side? ये क्वेश्चन हम इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगी। कोल्ड वार टाइमलाइंस में ये बताया गया है, कुछ डेट्स दी गई हैं जिसमें है जैसे 1947 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन डॉक्ट्राइन अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। इसी तरह से ये सारी की सारी डेट्स हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी हैं। ये एनसीईआरटी का पेज है 8 नंबर, वहाँ पर ये सारी डेट्स मेंशन करी हैं, द कोल्ड वार टाइमलाइन। प्लीज़ आप इनको स्टडी करोगे और इसी के अकॉर्डिंग चलोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।